साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाई और बहनों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन बीते कई सालों से आप तक कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाता आ रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में दिखाएंगे आपको फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। खेती किसानी लाभकारी हो, इसके लिए सरकार की तरफ से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और हमारे किसानों को भी नए अवसरों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार तत्पर है। आज हम आपको बताएंगे IFS के बारे में, यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसे हम एकीकृत कृषि प्रणाली के तौर पर भी जानते हैं। इससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। इसी कड़ी में आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड, जहां पर आपको दिखाते हैं कि कैसे 5 एकड़ जमीन से लाभ कमाया जा रहा है और हमारे किसान को किस तरीके से इससे फायदा हो रहा है। झारखंड का एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल 5 एकड़ जमीन पर फैला है और ये गुरगुरजारी गांव में स्थित है, जो रांची जिले के अंतर्गत आता है। खाद्यान्न में यहाँ धान उगाया जा रहा है और धान की भी उन्नत किस्में लगाई जा रही हैं। इसके अलावा देसी प्रजाति भुट्टू भी यहाँ आपको मिल जाएगी। फूल और सजावटी पौधे भी इस मॉडल में उगाए जा रहे हैं। दूसरे व्यवसायों में मछली पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन हो रहा है। झारखंड मॉडल में फिलहाल 10 बकरियां और 50 मुर्गियां हैं। मुर्गियों में भी दिव्यायन रेड और कड़कनाथ प्रजातियां प्रमुख हैं। साथ ही 30 बतखें भी यहाँ आपको पलती हुई मिल जाएंगी। एकीकृत कृषि प्रणाली के झारखंड मॉडल में दुग्ध उत्पादन भी हो रहा है। इस समय कम से कम 10 गायें यहाँ बंधी हुई हैं। ज्यादा कमाई के लिए एक कस्टम हायरिंग सेंटर भी है, यानी जरूरतमंद किसान यहाँ से किराए पर कृषि मशीन ले सकते हैं। यही वजह है कि 5 एकड़ जमीन से जबरदस्त कमाई हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल ये मॉडल 7,80,000 रुपए की आमदनी दे रहा है। बहुत से किसान बेहतर आय की चाह में इस मॉडल को देखने आ रहे हैं और फिर इसे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आसपास के किसानों के लिए ये मॉडल प्रेरणा का काम कर रहा है। प्रति किसान घटती जोत के कारण अकेले खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं हो पा रही है। इसीलिए सरकार चाहती है कि आय बढ़ाने के लिए किसान कृषि के साथ साथ उससे जुड़े दूसरे व्यवसाय भी करे। एकीकृत कृषि प्रणाली भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। दूसरे व्यवसायों में मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय शामिल हैं। एकीकृत कृषि का बेहतर मॉडल वही है जिसमें तरह तरह की फसलें लगी हों, खास तौर से फल, सब्जियां और खाद्यान्न। ये प्रणाली चूंकि प्राकृतिक खेती पर ज्यादा जोर देती है, इसीलिए एक कंपोस्ट इकाई भी इस तरह के मॉडल का जरूरी हिस्सा है। IFS मॉडल में फसलों के लिए जरूरी खाद कंपोस्ट से मिल जाती है, जबकि मवेशियों और दूसरे व्यवसायों के लिए कुछ सामग्री फसलों से प्राप्त हो जाती है। यही वजह है इसमें उपज लागत काफी कम हो जाती है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से झारखंड में 5 एकड़ जमीन पर एकीकृत कृषि प्रणाली से लाभ लिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि माह के अनुसार और मौसम को देखते हुए हमारे पशुपालकों को अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फरवरी माह में पशुधन संबंधित कार्य। मेमनों को PPR का टीका लगवाएं।
दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। तो भी आपने जाना इस माह के पशुपालक कैलेंडर के बारे में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए कुशल कुंवर शर्मा से, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पशुओं की सेवा में लगा दिया। जी हाँ, हमारे किसान परंपरागत खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं और पशुओं से उनका विशेष लगाव होता है। अगर कुशल कुंवर शर्मा की बात करें तो उन्होंने अन्य पशु के साथ साथ हाथियों का भी इलाज किया है और उनके इसी योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी। भारत के वन्यजीव समुदाय में एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 59 साल के डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा ने अपनी जिंदगी के 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज करने में गुजारे हैं। इन्होंने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई है। पशुओं से अपने इसी लगाव के कारण देश विदेशों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान देने, हाथियों के प्रति उनके प्यार और सेवा को देखते हुए वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। वो देश के पहले पशु चिकित्सक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। हाथियों के साथ उनके जुड़ाव की कहानी इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि असम तथा भारत के कई राज्यों में उन्हें लोग एलिफेंट डॉक्टर के नाम से पहचानने लगे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर हाथियों के इलाज के लिए जंगलों में घूमने वाले डॉक्टर शर्मा ने हाथियों के साथ अपने जीवन का जितना समय बिताया है, उतना समय अपने परिवार को भी नहीं दिया है। इन्हें खासकर असम के हाथियों से बेहद लगाव है। कारण ये भी है कि वो इन हाथियों की गतिविधियों से उनकी भाषा समझ लेते हैं। यही नहीं, कुशल कुंवर शर्मा उनसे संकेत में बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा की हाथी से प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। असम के नलबाड़ी जिले के एक छोटे से सीमावर्ती गांव परमा में डॉक्टर शर्मा का बचपन बीता था। उन दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं, हमारे घर में उस दौरान लखी नाम की एक हथिनी हुआ करती थी और मेरा अधिकतर समय उसके आसपास खेलने में गुजरा था। वहीं से मेरे मन में हाथियों के लिए प्यार की शुरुआत हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के घने जंगलों में हाथियों का इलाज करने के लिए अब तक करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुके डॉक्टर शर्मा 20 से अधिक बार अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। पिछले 15 सालों से बिना कोई साप्ताहिक छुट्टी लिए डॉक्टर शर्मा लगभग 10,000 हाथियों का इलाज करने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वो साल में कम से कम 700 जंगली और पागल हुए हाथियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर शर्मा असम के अलावा गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों में हाथियों का इलाज करने जाते हैं। उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया के जंगल से पकड़े गए सैकड़ों हाथियों का इलाज किया है। डॉक्टर शर्मा ने हाथियों में एनेस्थीसिया पर पीएचडी की है। कुशल कुंवर शर्मा का मानना है, हाथी बुद्धिमान जानवर होता है क्योंकि बाढ़ आने का अनुमान उसे 6-7 दिन पहले ही हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर हाथी काजीरंगा के जंगल से निकलकर ऊंची पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं।
ये बात कई वन्यजीव एक्सपर्ट्स को भी पता है। वन अधिकारियों को भी हाथियों की गतिविधियों से पता चलता है कि बाढ़ आने वाली है। कुशल कुंवर शर्मा जी देश के पहले पशु चिकित्सक हैं, जिन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित खिताब मिला है, जिसका कारण पशुओं से अद्भुत जुड़ाव, खासकर हाथियों के प्रति उनका स्नेह है। इन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा हाथियों के इलाज और उनकी जीवन रक्षा में दिया है। पशुपालन में इनका योगदान बेहद प्रेरणादायक है। तो भी आपने जाना कि किस तरीके से कुशल कुंवर शर्मा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पशुओं की देखरेख में लगा दिया। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे पूसा मेला ग्राउंड में आयोजित किए जाने वाले कृषि मेले के बारे में, जिसका आयोजन जल्द ही किया जाना है। इसमें कई तरह के आकर्षण होंगे और किसानों को तमाम आधुनिक जानकारियां भी इस मेले के माध्यम से मिल सकेंगी। और क्या विशेष रहेगा मेले में, आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2021 का आयोजन 25 से 27 फरवरी को किया जाएगा। यह मेला कोविड-19 के बचाव निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। इस मेले में उन्नत बीजों की बिक्री, उन्नत किस्मों के जीवंत फसल प्रदर्शन, उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी, मिट्टी व पानी की जांच, वातानुकूलित भंडारण हेतु सोलर रेफ्रिजरेटर का डेमोन्स्ट्रेशन, महत्वपूर्ण विषयों पर संगोष्ठी एवं कृषि संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिकों द्वारा समाधान दिया जाएगा। पूसा संस्थान के ऑफिशियल YouTube चैनल में पूसा कृषि विज्ञान मेला की लाइव वेबकास्टिंग भी होगी, जिससे देश भर के किसान मेले का लाभ उठा सकेंगे। किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष पूसा कृषि विज्ञान मेला फरवरी 25 से लेकर फरवरी 27 तक लगाया जाएगा। मेले का उद्घाटन 25 तारीख को 1 बजे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेले में आएं और यहां से प्राप्त जानकारी लेकर जाएं, खुद उसका फायदा उठाएं और अपने पड़ोसी किसानों को भी उसका फायदा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों तथा कृषि से जुड़े सभी महानुभावों, पूसा कृषि विज्ञान मेले में आना है। कृषि की उन्नत प्रौद्योगिकियों का ज्ञान ले, खुद को तथा कृषि को समृद्ध बनाना है। अधिक जानकारी हेतु इस पते पर संपर्क करें। सड़कों पर छुट्टा पशु आज के समय में एक बड़ी समस्या है। ऐसे में गौशालों का निर्माण किया गया, जहां पर इन पशुओं का लालन पोषण किया जा रहा है। आज के समय में ये गौशालाएं स्वावलंबी भी हो रही हैं। आइए जानते हैं कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य ने किस तरीके से इसके बारे में जानकारी दी और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें साझा की। भारत में अभी 18,000 के आसपास गौशाला, पांजरापोल जिसको कहते हैं, कांजी हाउस कहते हैं, अभी विद्यमान है। राजस्थान में सबसे अधिक 2,915 संस्थाएं हैं। गुजरात में 1,080 संस्थाएं हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिदिन प्रति पशु 30 रुपया, जो भी 100 गाय से अधिक पालता है उसको देने का निर्णय किया और वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। आदरणीय योगी जी सरकार को इसके लिए धन्यवाद है। शिवराज जी चौहान साहब ने मध्य प्रदेश में 1,000 नई गौशाला करने का संकल्प किया है। मैं तो कहता हूँ ये सब होते रहेगा। हमें वाकई में
यदि सड़क पे घूमते हुए पशुओं की समस्या को निवारण करना है, हर गांव को अपने अपने गौचर को कॉर्डन कर देना पड़ेगा। वही तो गौशाला है। हर गौशाला को अपना खुद का ग्रासलैंड डेवलप करना पड़ेगा। गाय की या पशुओं की मूल ज़रूरत क्या है? चारा, चारे के बाद पानी। तो हर गौशाला, मान लो कि 10 एकड़ में हम गौशाला बना रहे हैं 2000 पशुओं की, तो हमारे पास कम से कम 200 एकड़ ज़मीन तो गौचर की चाहिए। उसमें रेनगन लगा दो या स्प्रिंकलर लगा दो या ड्रिप इरिगेशन कर दो तो उसमें चारा उग जाएगा। चारा उगने से उसका 80% जो कॉस्ट है वो तो वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। फिर आपके पास जो गोबर है, 2000 पशु का रोज का 10,000 किलो गोबर आता है। अब दीजिए किसान को, और किसान को कहे कि भाई तू गोबर ले जा, ये पराली मत जला, पराली हमको दे दे, हम पशु को खिला देंगे। बिल्कुल बार्टर सिस्टम हो गया। तो बार्टर सिस्टम से क्या हो जाएगा, रोज का रोज गोबर सफाई हो गई और खेत भी सुधर गए, तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आत्मनिर्भर गौशाला बनानी है तो सबसे पहले गौशाला के पास अपनी गौचर भूमि चाहिए, फिर किसानों के साथ बार्टर करके भी चारा ले सकते हैं। फिर तीसरा है कि गोबर से लकड़ियाँ, गोबर से उबले, गोबर से, गोमूत्र से फिनाइल, ऐसी कई सारी चीज़ें बन सकती है जो गांव में भी अतिशय उपयोग में आ सकती है। आज आप मुझे बताइए 30 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज है हमारे 130 करोड़ की प्रजा में, क्या हम हर एक को गैस दे पाएंगे? है हमारे पास इतना गैस? लेकिन गोबर के उपले हर घर के बाहर गाय रखो या पशु रखो, हर एक के पास है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बंगले के बाहर आप गाड़ी 4 पहिए वाली रख सकते हो लेकिन गाय नहीं बांध सकते हो, कुत्ता घर में रख सकते हो, पशु को बाहर नहीं रख सकते हो। दूध तो सबको चाहिए। आज कोई छोटे बच्चे को उठा के पूछा जाए भैया दूध कहाँ से आता है, तो उसको तो यही मालूम है कि भैया जो प्लास्टिक की थैली में देने को आता है वही दूध है। उसको ये मालूम नहीं कि दूध रियल में कहाँ से आ रहा है। तो हमें हर गांव को एक डेयरी सिस्टम, हर गांव को फर्टिलाइजर फैक्ट्री बना सकते हैं। यदि हमारे पास 500, 1000 या 2000 पशु हर गांव में हैं तो ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। इसके लिए कोई बड़े हजारों लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम गौशाला का एक मॉडल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, जिससे कृषि के क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी और रफ्तार मिलेगी। कैसे इससे किसानों को लाभ मिलेगा, किस तरीके के परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीतगृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे।
24 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय कृषि मंत्री योजना के कार्यान्वयन के संबंध में प्रदर्शनकारी राज्यों और जिलों को उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ है। इस अवसर पर मैं देश भर के करोड़ों किसानों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार की इस योजना को नीचे तक क्रियान्वित करने में राज्य सरकार और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी का परिणाम है कि अभी तक 10 करोड़ 75 लाख किसानों को इससे जोड़ा जा चुका है और 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। अभी कुछ और किसान बचे हैं। हमने आज भी राज्य सरकारों को आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी प्रयास करके वे लोग अपने क्षेत्र में पात्र किसानों को इससे जोड़ दें, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट प्रावधान है और ये लाभ जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंच जाए। ये केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी और बड़ा कार्यक्रम केंद्र सरकार का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसे प्रारंभ किया गया कि इस दूरदृष्टि को निश्चित रूप से मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी सरकार पशुओं के विकास को लेकर निरंतर प्रयास कर रही है और इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुपालन हमारे किसानों की आय में वृद्धि करने का एक बेहतर जरिया भी है। इसको लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल जहां भी है उसको जोड़ना पड़ेगा। हमें जानते हैं कि भारत साउथ ईस्ट एशिया में रॉ फिश एक्सपोर्ट करता है। जब मैंने प्रारंभ में कहा, वहां वो फिश प्रोसेस करके भारी मुनाफे और प्रोसेस प्रोडक्ट के तौर पर बेची जाती है। क्या हम सीधे प्रोसेस फिश प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? हमारे सभी कोस्टल स्टेट खुद अपना इनिशिएटिव लेकर के इस पूरे ग्लोबल मार्केट को ऊपर अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सकते हैं? ऐसी स्थिति कई और क्षेत्रों, कई और प्रोडक्ट्स के साथ है। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। हमारे किसान मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी हुई जानकारियां मिल सके। इसी कड़ी में आज आपको बताते हैं पशु पोषण ऐप के बारे में, किस तरीके से हमारे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, आइए देखते हैं। पशु पोषण मोबाइल ऐप मुख्यतः डेयरी और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारियां प्रदान करता है। ये ऐप राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है, जो मोबाइल और टैबलेट दोनों पर ही उपयोगी है। पशु की प्रोफाइल यानी किस्म, उम्र, दूध उत्पादन, दूध वसा और दूध की खपत आदि के संतुलन में ही पशुओं का पोषण तैयार करें। दूध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि पशुओं के पोषण में अहम खनिज मिश्रण को जरूर शामिल करें। कृषि और मौसम का सीधा संबंध है, इसीलिए इस भाग में हम आपको देते हैं मौसम की जानकारी। तो आइए देखते हैं अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम पूर्वानुमान में। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। शुक्रवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। शुक्रवार को ही
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं गुरुवार को असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। गुरुवार और शुक्रवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। और आइए अब देख लेते हैं मंडी भाव, यानी देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे जींसों के भाव। आइए नजर डालते हैं मंडी भाव पर। गुजरात की धरौल मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं का भाव रहा 1250 रुपए से 1840 रुपए क्विंटल। जम्बूसर मंडी में भाव रहा 1800 से 2000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1690 से 1710 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में भाव रहा 1640 से 1740 रुपए क्विंटल, जबकि गोंडा मंडी में भाव 1660 से 1700 रुपए क्विंटल दर्ज किए गए। और आइए अब नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर, जिसमें हम आपको कृषि और पशुपालन से संबंधित ट्वीट दिखाते हैं। तो आइए दिखाते हैं पशुपालन से संबंधित ऐसा ही ट्वीट आज ट्विटर प्लेट पर। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमें आपके पत्र और सुझाव का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं, हमारे किसान उनका जरूर लाभ उठाएंगे। नमस्कार।